गुड मॉर्निंग जी, सबका स्वागत है। मैं संजीव शर्मा हूं। आप पंजाब के टीवी देख रहे हैं। सुप्रिया शांडिल, वेरी वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोनू कुमारी जी नमस्कार। विद्यासागर डोगरा जी आपका भी स्वागत है। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अनुराग बालिया जी नमस्ते। दिवाकर दत्त शर्मा जी नमस्कार। विनोद जी, पूर्णानंद वर्मा जी, राजपूत स्मित पठानिया जी, पूर्णानंद वर्मा जी, एमी अमित, चैन सिंह भारद्वाज जी, ललित कुमार जी, सरला शास्त्री जी गुड मॉर्निंग, रोहित भाटिया, बबलू भाटिया जी, हुकमाज हॉलिडे कसोल, बीना तनवार, अंकित कुमार, सोनिया दीवान, विद्यासागर डोगरा, ललित कुमार, मधु नेगी, आरपी चौहान, समर्थ मल्होत्रा, कुसुम लोहिया, राघव मुस्कान, ऋचा राठौर, अनन्या राठौर, अनुज रांगड़ा, पूर्ण सिंह राही, कुलभूषण कटोच, देवेंद्र सिंह, पांकु शर्मा, सतपाल भाटिया, सोनू धीमान सोनू, राकेश डोगरा जी, एडवोकेट अमृता अनुज, अखिल सूद जी, निशा ठाकुर निशु, समर्थ मल्होत्रा, सीमा चौहान, इम्तियाज अंसारी, सलीम अहमद, इकबाल नियाजी, सबको सलाम, समी अमित शर्मा, भूपेंद्र पाल, पूनम शर्मा जी नमस्ते, ललित कुमार जी, सुरेंद्र भारद्वाज जी, रंजीत सिंह जी, गंगा सिंह पराशर जी नमस्ते, वीरेंद्र पठानिया जी, राजेश जी नमस्कार, कौलदास जी, अमर सिंह ठाकुर जी, राकेश भाटिया जी, मुकेश कुमार जी, करण ठाकुर जी, समर्थ मल्होत्रा, विजय धरारिया, पूर्ण सिंह राही जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों के सुझाव के लिए। मॉर्निंग बुलेटिन की खबर में शुरू करता हूं। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का तोहफा बड़ी जल्दी मिल सकता है। पंजाब ने इसको कल मंजूर कर लिया है और हिमाचल ने भी कल ही इसके बारे में तहकीकात और सुगबुगाहट शुरू हो गई है। देर रात मुख्यमंत्री ने इस मामले पर अपने उच्च अधिकारियों से, चीफ सेक्रेटरी सहित बाकी लोगों से चर्चा करी है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी छठा वेतन आयोग जारी करने की कवायद शुरू होगी है। कब होता है कब नहीं ये देखना होगा, लेकिन हिमाचल सरकार से पहले ये पंजाब में जो लागू है उसकी बात कर देते हैं। पंजाब में छठा वेतन आयोग हो गया है लागू और 4 साल में इसका इज्जत दी जाएगी। 2016 से इसको जो है लागू कर दिया गया है और 1 जनवरी 2016 से इसको लागू किया गया है और इस पर 35,000 करोड़ रुपए का जो है बोझ पड़ेगा वहां सरकारी खजाने पर। लेकिन न्यूनतम जो बढ़ोतरी है वो 6,950 से लेकर 18,000 तक होगी। ये तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी इससे। और न्यूनतम जो पेंशन है वहां 3500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो जाएगी। तो ये 40% पेंशन निकालने का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। ये एरियर 2 किस्तें हर साल दी जाएंगी। अगले 4.5 साल में एरियर का भुगतान होगा, लेकिन बाकी चीजें जो है वो जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। और गत 2 साल से पंजाब की जो सरकार है वो ड्राफ्ट में नहीं गई है, तो इसलिए जो है इस पर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर मोहर लगा दी है कल। और इससे कई चीजें जो है सामने आ रही। तो पंजाब में इलेक्शन ईयर है, उसको लेकर फैसला हुआ। लेकिन इसका जो देखिए, हम लोग पंजाब को फॉलो करते हैं इस पूरे मामले में, और अगर पंजाब में ही हुआ है तो निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश में भी इसको होना ही है और देर सवेर ना हो। इसलिए कल ही मुख्यमंत्री ने इस पर जो पहली चर्चा है वो अनौपचारिक चर्चा अपने अधिकारियों के साथ कह दी है और उनको कहा गया है कि आप भी मसौदा बना के लाइए कि क्या रहेगा, कितना रहेगा, कैसा रहेगा और कैसे कैसे हम दे सकते हैं। तो यहाँ भी इस उबहट शुरू हो गई है हिमाचल प्रदेश में ही कि कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का जो लाभ है वो दिया जाए। तो चलिए, ये अच्छी खबर है कोविड के लिहाज से। लेकिन एक और दिलचस्प खबर भी है कि बिना मास्क के अभिनेता अनुपम खेर के साथ फोटो सेशन करवाने पर चालान करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। चालान करने वाले बोले तो पुलिस, हिमाचल पुलिस में परसों एक सेशन हुआ था कल और उस पर जो है बड़ी इफ्सेंट बर्स हुई थी। अनुपम खेर शिमला आए थे और वो पुलिस मुख्यालय गए थे। वहां पे डीजीपी और उनके जो टॉप रैंक के अफसर थे, डीजीपी रैंक के दूसरे अफसर, एडीजीपी
और आईजी लेवल के जो अधिकारी थे उन्होंने मिलकर उनके साथ फोटो खिंचवाया। उस फोटो में कोई भी मास्क में नहीं था, ना अनुपम खेर मास्क में थे, ना डीजीपी मास्क में थे, ना ही दूसरे अधिकारी मास्क में थे। हालांकि उससे ही एक हफ्ते पहले जब मुख्यमंत्री ने वहां एक कार्यक्रम में गए थे पुलिस मुख्यालय में, तो मुख्यमंत्री भी मास्क में थे, तमाम अधिकारी मास्क में थे, लेकिन इस फोटो सेशन में कोई मास्क में नहीं था। इसको लेकर चर्चाएं शुरू हुई कि आम आदमी को अगर अकेला अपनी गाड़ी में जा रहा है तब भी आप उसका मास्क का चलान करते हैं, अकेला अपनी दुकान में बैठा है तब भी दुकानदार का चलान करते हैं, गरीब आदमी को डंडा मार के उससे पैसे मौके पर वसूल किए जाते हैं, अन्यथा उसे 7 दिन की गिरफ्तारी का डर दिखाया जाता है। लेकिन जो सब ये करते हैं उनको कौन पूछेगा? ऐसी स्थिति में मंडी जिला में सुंदरनगर से एक ऑनलाइन शिकायत आई है इनके खिलाफ, और इन सभी अफसरों के खिलाफ अब सुंदरनगर के थाना में बकायदा शिकायत दर्ज कर ली गई है। अब उस पर कार्रवाई क्या होती है क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। थाने का एक एसएचओ अपने डीजीपी के खिलाफ क्या जांच करेगा ये देखना होगा। ऐसा नहीं है कि जांच नहीं कर सकता, एसएचओ एक ऐसी पावर है कि अगर वो चाहे तो डीजीपी को बांध ले और डीजीपी उससे नहीं छूटेगा, लेकिन चाहे तो, ये बड़ी बात है। लेकिन ये सामाजिक जागरूकता का एक जीता जागता उदाहरण है। हम लोगों को इसी तरह की जागरूकता कोरोना से लड़ने में दिखानी होगी। और ये बात इस चीज की नहीं है कि अधिकारियों का चलान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बात इस चीज की है कि आप संदेश क्या दे रहे हैं। आप आंकड़े देते हैं कि हमने 2.5 करोड़ रुपए के चलान लोगों के किए हैं, जिसमें से मास्क को लेकर है सबसे ज्यादा चलान किए गए। 500 से लेकर 5,000 तक का चलान हमारे यहाँ समय समय पर निर्दिष्ट होता रहा है। लेकिन जिन्होंने ये आदेश दिए, जिन्होंने इन आदेशों की अनुपालना की, जिन्होंने ये चलान किए, उसी विभाग के टॉप लेवल के अफसर बिना मास्क के फोटो सेशन खिंचवाते हैं अनुपम खेर के साथ। मानो पता नहीं कौन सा अलादीन का चिराग उनके बीच में आ गया हो। निश्चित तौर से इस पे जो है बात तो होगी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी ये सबको मालूम है, ये सबको मालूम है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन चर्चा तो होगी और बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, यही बात है। आपको याद होगा मीडिया के हमारे एक साथी अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, उनके एक वीडियो वायरल किया गया था, पुलिस के अधिकारी भी उसमें जो है उस वीडियो को शेयर करते हुए देखे गए थे, और उसमें ये था कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया था, उनकी पत्नी ने लगाया था, और वो कह रहे थे कि मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूँ और मुझे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह का एक मामला दिल्ली में आया था, पति पत्नी चले हुए थे और उन्होंने मास्क नहीं लगाया था, उनके खिलाफ भी अदालत में मामला गया था और अदालत में जुर्माना लगा था, उनकी चर्चा हुई थी। तो इसकी चर्चा भी जरूरी है, इसलिए नहीं कि एक पत्रकार का चलान हुआ, इसलिए कि नियम सबके लिए एक होना चाहिए। अगर मैं घर से बाहर बिना मास्क के जाता हूं तो मैं नियम तोड़ रहा हूं, अगर मेरा चलान होता है तो मुझे हो हल्ला करने का उसमें कोई अधिकार नहीं है। मुझे नियमों का पता होना चाहिए, और अगर 1.5 साल में मुझे नियमों का पता नहीं है तो मेरा डबल चलान होना चाहिए कि मैं इतना अनभिज्ञ कैसे हूं। पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई है, और अगर मुझे इस नियम का ही मालूम नहीं है कि मुझे घर से बाहर निकलते हुए जो है मास्क लगाना है, बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलना है, अगर मुझे ये नियम मालूम नहीं है तो फिर मेरा डबल चलान होना चाहिए, क्योंकि इतने अनभिज्ञ में कैसे सोचता हूं। लेकिन जो चलान कर रहे हैं अगर उनको भी ये नियम मालूम नहीं है तो फिर उनका ट्रिपल चलान होना चाहिए, ट्रिपल चलान होना चाहिए। और बाकी तो खैर कहने की बातें हैं, बात सभी लोग अच्छे हैं, माननीय डीजीपी महोदय बहुत अच्छे अफसर हैं, उनके जो नीचे के मातहत हैं वो भी बहुत अच्छे अफसर हैं, पुलिस के लोगों ने बहुत अच्छी सेवा करी है कोरोना काल में, और 2,500 से ऊपर हमारे जो पुलिस वाले हैं भाई वो कोविड का शिकार हुए हैं, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, वो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन नियमों की 2 व्याख्याएं नहीं हो सकती, नियमों की 2 व्याख्याएं नहीं हो सकती, इसलिए नियमों का पालन तो जरूरी है। अगर हम दूसरे को कहते हैं नियमों का पालन कर खुद नहीं करते तो बात औरों को नसीहत आप में फजीहत वाली हो जाती है, और इस पूरे मामले में पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की फजीहत ही हो रही है। एक आम कांस्टेबल पूरा दिन डबल मास्क लगा के धूप में खड़ा रहता है, ट्रैफिक कंट्रोल करता है, और एक एयर कंडीशन कमरों में बैठे लोग अभिनेता के साथ फोटो खिंचवाने को लेकर इतने ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि वो कोविड प्रोटोकॉल का ही उल्लंघन कर देते हैं। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी के हिसाब से कुर्सियां भी नहीं थी, और मास्क तो था ही नहीं, किसी एक के पास भी नहीं था, होगा तो जेब में होगा, किसी एक के भी चेहरे पे नहीं था। ये जो है इस बात को, और उस आदमी को साधुवाद जिसने भी शिकायत ऑनलाइन करने की हिम्मत दिखाई है। तो ये मामला है। लेकिन दूसरी ओर जो अगली जो असली बात है वो ये है कि सरकार ने चेतावनी दी है, केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे। कल उन्होंने जो
कोविड वॉरियर्स 1 लाख की जो टीम बनानी है, उनका जो प्रशिक्षण शिविर था उसके वर्चुअल उद्घाटन में ये बात कही है नरेंद्र मोदी जी ने कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, इसके म्यूटेशंस मौजूद हैं, रूप बदल के आ रहा है और हम पे जो है बड़े पैमाने पर ये जो है बड़ा घातक वार करने की फिराक में है, इसलिए हमको अभी बहुत ज़्यादा सचेत रहना होगा। दूसरी नीति आयोग ने भी कहा है कि अभी कम से कम 6 महीने शादियों और पार्टियों से हमको दूर रहना होगा। और उधर हाईकोर्ट ने भी कहा है कि अगर जिस तरह से वीडियो आ रहे हैं अलग अलग शहरों के, खासतौर से दिल्ली के और उसके, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो तीसरी लहर कभी भी आएगी। उधर विशेषज्ञ कहते हैं कि तीसरी लहर डेल्टा वेरिएंट से ही आएगी और भारत में इस डेल्टा वेरिएंट के बहुत ज्यादा केसेस मिल चुके हैं और हिमाचल में भी डेल्टा वेरिएंट के केसेस हैं। डेल्टा प्लस के ही भारत में 6 केस हो चुके हैं, यानी डेल्टा से भी ऊपर वाला। तो डेल्टा जो है वो ज्यादा केसेस है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। अभी जो पुराने गाने थे ना कि बॉम्बे से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो और दिन को आराम करो, तो अभी जो है ना खाने पीने वाला काम छोड़ दो। बाहर से कोई भी दोस्त आया तो उससे 2 गज की दूरी रखो। उससे बाहर से कोई भी दोस्त आता है, कोई भी रिश्तेदार आता है तो उससे 6 दिन की और फिर उसके बाद 2 गज की दूरी रखो। 6 दिन तो उसको भैया जहां है उसी कमरे में रहे, चाहे सरकार ने RT-PCR की बाध्यता रखी है चाहे नहीं रखी है, लेकिन ये रिलैक्सेशन कोविड ने नहीं दी है। तो ये अभी इस लिहाज से लगता है कि जो हम नई राहतें एक्सपेक्ट कर रहे हैं शादी को लेकर, उनको लेकर कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये आगाह किया है कि अभी हमको 6 महीने शादियों और पार्टियों से दूर रहना होगा, तो लगता है कि कोई ज्यादा रिलैक्सेशन फिर सरकार शायद नहीं दे हिमाचल सरकार, क्योंकि उसको आज या कल में रिलैक्सेशन का अगला जो फेज है उसका ऐलान करना है। वैसे ये भी उस तरह जैसे पहले फेज के बाद दूसरे फेज में कहा गया था कि कुछ नहीं बदलेगा, उसी प्रोपोर्शन में मामला चलता रहेगा। अनलॉक 1 में क्या हुआ था कि कर्फ्यू में तो पहले जो कर्फ्यू था उसमें कहा गया था कि दुकानें 3 घंटे खुलेंगी, फिर जब उसको अनलॉक करने की बात की तो कहा गया कि अभी दुकानें जो सारी खुलेंगी 5 दिन तक और 5 घंटे तक खुलेंगी। उसके बाद उसके बाद ये फैसला लिया गया कि वैसे का वैसे रहेगा, एक फेज वैसे का वैसा रहा बीच में 1 हफ्ते का। अभी पिछले सोमवार से ये इस तरह से है कि सभी दुकानें 8 घंटे खुलती है, 9 से 5 बजे तक, और बाकी भी बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन होगी। लेकिन हो सकता है कि अभी एज इट इज इन बंदिशों को 1 हफ्ते के लिए कैरी कर दिया जाए और उसके बाद कोई नई जो है वो बंदिश आए। अभी 50% के आधार पर ऑफिस लग रहे हैं और जिन ऑफिस में 4 से कम लोग हैं वो सारे के सारे लग रहे हैं। बसें 50% SOP के साथ चल रही हैं और विद इन हिमाचल ही चल रही हैं। तो देखना ये होगा कि अब शादियों की रिलैक्सेशन, मंदिरों को ओपन करने का फैसला और इंटरस्टेट बसें चलाने का फैसला होता है या नहीं होता, मेन इसी पे है। ऐसा माना जा रहा है कि बाजार का समय जो है वो पर्याप्त है, 5 बजे तक का, 9 से 5 का समय पर्याप्त है, उसको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हालांकि दुकानदार तो चाहते हैं कि बढ़ाया जाए, वो तो चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उसको बढ़ाने से भी उतना लाभ नहीं मिलेगा। उल्टा जो है लोग उतने बजे तक जो शाम के समय तक जो है ज्यादा रहेंगे। तो ये जो गैदरिंग है, कॉन्ग्रेगेशन है, इसको अवॉइड करना ही मेन मकसद है, तो इसको ये देखना होगा। लेकिन मंदिरों वाला मामला जो है निश्चित तौर से थोड़ा परेशानी वाला है, क्योंकि उसके साथ भगवान तो को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ जो मंदिरों के साथ जो बाजार जुड़े हैं वहां उन व्यापारियों को दिक्कत है, क्योंकि तमाम बाजार खुलने के बावजूद उनको उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनका बाजार पूरी तरह से मंदिर आने वाले लोगों पर आश्रित है। मंदिर में लोग ही नहीं आएंगे तो उनका बाजार खोलने का टाइमिंग फिर आप सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कर दो, उसका उनको कम से कम कोई लाभ नहीं होगा। तो ये है जी। और एक और दुखद खबर, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। 13 तारीख को उनकी पत्नी का निधन हो गया था कोविड से, और अंततः 33 दिन की संघर्ष के बाद मिल्खा सिंह ने भी कल देर रात 11:24 पर PGI में अंतिम सांस ली। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लंबा संघर्ष उन्होंने किया, पूरा जीवन उनका संघर्ष की एक मिसाल रहा है, और कोविड के साथ भी उन्होंने पूरे 33 दिन तक संघर्ष किया। वो 91 साल के थे। ईश्वर उनको जो है अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को, ये हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। तो ये इस समय की खबरें थी। इसके अलावा देश का कोविड मीटर आपको बता देते हैं कि क्या स्थिति चल रही है देश में। थोड़ा केसेस आज कम हुए हैं, पिछले कल 62,000 थे, आज थोड़ा कम हुए हैं केसेस। आज हमारे पास 60,000 के आसपास केसेस जो है वो आए हैं।
जी, पिछले 24 घंटे में 60,739 केसेज आए हैं और 97,779 ठीक हुए हैं। ये ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा है। पिछले कल 85,000 ठीक हुए थे, अभी 97,000 हुए हैं। पिछले कल 62,000 के आसपास मरीज आए थे, आज 60,000 मरीज आए, 60,760 आए और 1,645 ने जान गंवाई। जान गंवाने वाले पिछले कल 1,500 के आसपास थे, तो 100 का आंकड़ा जिसमें बना है। तो इस तरह एक्टिव केसेस जो है हमारे घट रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 38,709 एक्टिव केसेस कम हुए हैं और 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 500 से कम केसेज आए हैं, जबकि 14 राज्य ऐसे हैं जहां 1000 से कम केसेज आए हैं। 24 घंटे अब जो हमारे पास टोटल एक्टिव केसेज हैं पूरे देश में वो 7,54,000 रह गए हैं और जिन राज्यों में 500 से भी कम केस आए उनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, गोवा, पुडुचेरी, चंडीगढ़, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लद्दाख, सिक्किम, मिजोरम, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और हमारा अपना हिमाचल प्रदेश है। यहाँ इन सब जगहों पे जो है जैसे मैंने आपको बताया 500 से कम केसेज आए हैं जी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। जहां 500 से ज्यादा केस आए हैं उसमें हमारा पड़ोसी जो है पंजाब शामिल है, वहाँ 800 के आसपास केसेज आए। इसके अलावा पड़ोसी जम्मू कश्मीर भी शामिल है, वहाँ भी 1000 केसेज आए। मणिपुर, मेघालय, असम, छत्तीसगढ़, बंगाल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये अभी चिंता का विषय बना। महाराष्ट्र में अभी भी दूसरी लहर का जो प्रभाव है इतना कम नहीं है कि वहाँ केसेज 1000 से नीचे आए। थोड़ा राज्य भी बड़ा है लेकिन यूपी में 500 से कम केसेज आए हैं कल, ये अपने आप में है। तो यूपी में वो बात सामने आ रही है कि जब जो असर था उत्तराखंड के हरिद्वार के कुंभ का वो यूपी में ज़्यादा देखने को मिला था। अभी जो है थोड़ी शांति है, दिल्ली में भी शांति है। दिल्ली में भी 250 और 300 के बीच आंकड़ा आ गया है। हिमाचल प्रदेश में कल 320 केसेज आए थे, 576 लोग रिकवर हुए थे। कुल मिला के अभी हमारे पास 3,210 एक्टिव केसेज हैं। लगातार संख्या कम हो रही है इसकी और कल रिकॉर्ड 34,499 माफ कीजिएगा 23,499 सैंपल जो है वो लिए गए हैं। ये रिकॉर्ड सैंपलिंग है। अभी और बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में से एक जो धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम है उसे 42 दिन के बाद दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन 80 पर्यटक स्टेडियम देखने पहुंचे हैं। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है धर्मशाला का और अब इसकी फीस भी रख दी गई है, लेकिन लंबे समय से बंद था। पहले ही दिन जैसे ही खुला लोगों को पता लगा तो 80 लोग इसमें हैं। उधर रोहतांग दर्रे पर भी 1200 वाहनों के जाने की व्यवस्था और मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी 250 के आसपास ही वाहन पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंच जरूर रहे हैं। धीरे धीरे पर्यटन पटरी पर आ रहा है, धीरे धीरे सारी चीजें पटरी पर आ रही हैं, सिस्टम पटरी पर आ रहा है, लेकिन ये पटरी पर ही बना रहे, बेपटरी ना हो फिर से। इसके लिए आपको कोविड बिहेवियर को अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसको आप ढिलाई अगर देंगे तो दिक्कत होगी। इसके बाद आपको कह दें कि WHO ने वार्निंग दी है कि डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। जर्मनी में इसके मामले बढ़ गए हैं और तीसरी लहर आएगी तो विशेषज्ञों का मानना है कि यह डेल्टा से ही आएगी। WHO के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट रफ्तार पकड़ रहा है और ये तेजी से फैल रहा है। चीफ साइंटिस्ट जो है WHO की सौम्या स्वामीनाथन, उनके मुताबिक ये इसलिए तेजी से फैल रहा है क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा है और इस वजह से ये तेजी से फैल रहा है। और जर्मनी की वैक्सीन भी इसी बीच में फेल होगी। जर्मनी में इसका प्रभाव भी ज्यादा पड़ा, लेकिन जर्मनी की जो अपनी वैक्सीन है वो फेल होगी। क्योर बैक वैक्सीन है वो फेल होगी, उसकी एफिकेसी 50% से कम पाई गई है। जबकि किसी भी महामारी की स्थिति में जो वैक्सीन होती है उसमें कम से कम उसकी जो एफिकेसी है वो 50% होनी चाहिए। उधर देश में 2 डोज जो है कोविशील्ड की उसके गैप को लेकर अब बहस छिड़ गई है और ये बहस बताती है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। एक तरफ ये कहा गया कि डेल्टा वेरिएंट से तीसरी लहर आएगी और कोविशील्ड के डोजेज को लेकर जो है नया बखेड़ा शुरू हो गया है, क्योंकि जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है NTAGI उसने गैप बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया था, लेकिन अब उसके कुछ सदस्य इसके विरोध में आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले का समर्थन नहीं कर रहे थे और हमने ये फैसला नहीं लिया है जी। इसको लेकर हालांकि सफाइयों का दौर भी जारी हो गया, लेकिन इसके जो सदस्य हैं उन्होंने लगातार जो है इस पर सहमति जताई है और कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि हम लोग इसमें शामिल नहीं थे इस फैसले में और कुछ ने कहा कि ये होना नहीं चाहिए था। तो इस तरह से जो है वहां पे अलग अलग स्वर सामने आ रहे हैं। सरकार ने भारत में 3 बार गैप बदला, पहले 28 दिन का था, फिर 42 का किया गया, अब उसको
84 का कर दिया गया है। अब बीच में 84 का करने के बाद विदेश जाने वालों के नाम पर जो है इसको फिर से 28 दिन का कर दिया गया। तो ये माना जा रहा है कि इस बहस के बाद शायद फिर से गैप बदले, लेकिन जो भी है आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। हिमाचल प्रदेश की बात अगर करें तो 21 तारीख से ग्रामीण इलाकों में 18 से 44, 21 तारीख से पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ 2 ही ग्रुप होंगे, एक 18 से 44 का और दूसरा 45 प्लस वाला। 45 प्लस वाले में 60 वाले भी आएंगे, फ्रंटलाइन वर्कर भी उसी में आ जाएंगे, हेल्थ केयर वर्कर भी उसी में आ जाएंगे, और जो स्पेशल ग्रुप्स हैं जिनको प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो भी उसी में आ जाएंगे। तो इन सब की कैटेगरी एक हो जाएगी और दूसरों की कैटेगरी जो है 18 से 44 वालों की कैटेगरी जो है वो बी कैटेगरी होगी। 18 से 44 वालों को हफ्ते में 3 दिन टीके लगेंगे, अब सोम मंगल और बुध, उसके बाद नहीं लगेंगे, फिर सोम मंगल बुध, सोम मंगल बुध, सोम मंगल बुध। और वीर शुक्र और शनि को 45 प्लस जो दूसरी कैटेगरीज हैं उनको लगेंगे। संडे को कोई वैक्सीनेशन नहीं होगा हिमाचल प्रदेश में, ये नया प्रोटोकॉल लिया गया है। और डेली 1 लाख लोगों को 21 तारीख से ऑन बोर्ड डेली 1 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का जो है वो टारगेट रखा गया है, खासतौर से जो 18 से 44 वाला जो वर्ग है उसको लेकर। और उसमें भी एक बड़ा फैसला लिया गया कि ग्रामीण एरिया में अब आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, स्लॉट बुकिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन शहरों में नोटिफाइड एरिया कमेटीज, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम, इन इलाकों में इन एरियाज के अगर आप इन कमेटियों के अधीन आते हैं तो उनको नगरीय नागरिक माना जाएगा, और जो अर्बन नागरिक हैं उनको अभी भी स्लॉट बुक करवाना होगा। लेकिन बात वही है कि अब वैक्सीन इतनी ज़्यादा है हमारे पास कि स्लॉट बुक भी बड़े आसानी से हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कहीं गरीब लोग हैं उनके पास फ़ोन नहीं थे, उनको दिक्कत है। शहर में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हो, वो अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर में जाके करवा सकते हैं जी। अगर इंटरस्टेट अगर आपने बाहर से आना है सर तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन जरूरी है, आप इसको पास कह लीजिए, लेकिन जो है आप इसकी जरूरत जरूर है जी। अभी शादी को लेकर कोई नया ऐलान नहीं हुआ है जी, उल्टा केंद्र सरकार ने कहा है कि शादियों और पार्टियों से 6 महीने गुरेज किया जाए। तो अभी देखना होगा कि इस डोजियर के बाद, इस अलर्ट के बाद, प्रधानमंत्री के इस कथन के बाद राज्य सरकार क्या फैसला करती है। फिलहाल 20 का ही मामला है। टेक्निकली अभी कायदे से सिर्फ 2 तरह के समारोह हो सकते हैं, एक शादियों वाला और दूसरा मृत्यु से संबंधित समारोह, बाकी कोई समारोह नहीं होता। इन 2 समारोहों में भी 20 से ऊपर लोग नहीं होंगे, और शादी में जो 20 लोग होंगे उनकी आपको एडवांस में सूचना जो है देनी पड़ेगी, उनकी सूची देनी पड़ेगी। मृत्यु में 20 लोगों से ऊपर नहीं होगा, हालांकि उनका नाम देने की कुछ निश्चित तौर पर संभव नहीं है कि नाम दिए जाए कि कौन कौन जाएगा अंतिम संस्कार में, लेकिन अंतिम संस्कार वाली जो प्रक्रिया है या उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो जो है 20 से ज़्यादा लोग उसमें नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं, किसी भी किस्म का कोई फंक्शन जो है वो अलाउड नहीं है, लेकिन हो रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल गैदरिंग्स कांग्रेस की भी हुई हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग बीजेपी की भी हुई है, और उसके बाद फोटो गैदरिंग पुलिस की भी हुई है, उसमें 20 से ज़्यादा थे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। नमस्कार। दिन भर आपसे जो मुलाकात होती रहेगी। एक बार फिर से अभिवादन स्वीकार कीजिए और इजाज़त दीजिए। मुलाकात होती रहेगी। शाम को 9:30 बजे फिर मिलेंगे जी।